हेलो। आवाज आ रहा है सभी को? ओके, सो गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मेन जो टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मेन जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि रेडियो एक्टिविटी वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा बेस्ड है। मोस्टली आज हो जाएगा, नहीं तो एक और लेक्चर और लगेगा। आज शायद मुश्किल है, लेट्स सी। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो बेस्ड होता है केमिकल काइनेटिक्स पर। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? तो रेडियो एक्टिविटी इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस। हमारे पास जो न्यूक्लियस होती है ना, वो धीरे धीरे क्या है, डीके होना स्टार्ट हो जाती है, या उसका डिसइंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है ना। तो न्यूक्लियस से क्या कुछ पार्टिकल वगैरह निकलते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन या डीके स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या रेडियो एक्टिविटी भी बोल सकते हो वैसे, नो प्रॉब्लम। चैप्टर नेम इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके, so spontaneous disintegration of nuclei, nuclei मतलब न्यूक्लियस, due to emission of radiations। रेडिएशंस जो हैं वो कैसे हैं? ड्यू टू emission of radiations like alpha, beta, gamma is called radioactive। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उससे कंटिन्यूसली हमारे पास कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जैसे अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ। तो अल्फा बीटा गामा वाले पार्टिकल निकलते हैं, उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है उसका डिसइंटीग्रेशन होता जाता है, उसका मास वगैरह कम होता जाएगा। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये ऑब्वियसली इट इज न्यूक्लियर फिनोमिना। ठीक है, इट इज न्यूक्लियर फिनोमिना क्योंकि ये इसमें हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। इट इज न्यूक्लियर फिनोमिना। एंड रेडियो एक्टिविटी जो है एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब हम हमारे पास क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, उस सब पर रेडियो एक्टिविटी जो है डिपेंड नहीं करेगा। चैप्टर छोटा है जैसे मैंने पहले ही बताया क्लास के स्टार्टिंग में, एंड मोस्टली आज हो जाएगा या नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज न्यूक्लियर फिनोमेना एंड ये एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी ले लो वो सेम ही रहता है। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन
external conditions like temperature, pressure, etc. ठीक है, तो टेम्परेचर प्रेशर वगैरह पर रेडियो एक्टिविटी जो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सरफेस केमिस्ट्री भी है, वो वैसे ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल चैप्टर है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री कराएंगे, वैसे बुकलेट में एक ही चैप्टर में दिए हुए दोनों, तो एक ही उसमें दिए हुए हैं, सरफेस एंड न्यूक्लियर। तो सरफेस वाला तो थियोरेटिकल है पूरा चैप्टर, वो तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, बट हम करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन का ऐसा है कि मे भी आ जाए, मे भी नहीं आए, है ना, कुछ फिक्स नहीं है इससे इस पेपर से, कभी कभार आ जाते हैं, कभी नहीं आते। बट जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअली न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये वाला जो पार्ट है फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में ये न्यूक्लियर फिजिक्स के फॉर्म में है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में तुम रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ते हो, इसके अलावा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी आ जाता है, बोर्स मॉडल वगैरह न्यूक्लियर फिजिक्स में। ओके, तो वहां पर भी तुम ये चीजें पढ़ते हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस और सॉल्ट एनालिसिस जो है इनऑर्गेनिक का पार्ट। हो गया सबका? इनऑर्गेनिक तो चल ही रहा है ना यार तुम्हारा, सर करा रहे हैं ना इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या चल रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। कोऑर्डिनेशन चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। तो मे भी मैं आगे वाला कुछ पार्ट में पढ़ा हूँ, कुछ पार्ट दूसरे से पढ़ा है, लेट्स सी। अभी जो चल रहा है ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, तो सीएफटी चल रहा है, तो बस खत्म होने वाला है, ज्यादा बचा नहीं। सीएफटी के बाद ज्यादा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, देन चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये हो गया रेडियो एक्टिविटी। नाउ अब इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी जो है वो हमारे पास सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस।
ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस मतलब इलेक्ट्रो सॉरी रेड एक्टिव है तो वो सारे फिजिकल स्टेट में रेड एक्टिव है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इफ X is radioactive, then X लिक्विड भी रेडिएक्टिव होगा, X गैस भी रेडिएक्टिव होगा, X सॉलिड भी रेडिएक्टिव होगा, X पॉजिटिव गैस भी रेडिएक्टिव होगा, X नेगेटिव गैस भी रेडिएक्टिव होगा। ठीक है, तो सब क्या होंगे? रेडिएक्टिव। ठीक है, ये सब क्या होंगे? रेडिएक्टिव होंगे। जैसे और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें पता है यार C14 जो है रेडिएक्टिव होता है। ठीक है, C14 क्या होता है? रेडिएक्टिव होता है। तो 6C14 गैस में भी रेडिएक्टिव होगा, 6C14 सॉलिड में भी रेडिएक्टिव होगा, 6C14 अगर लिक्विड है तो भी रेडिएक्टिव होगा। इसके अलावा C14 का अगर हमारे पास कोई कंपाउंड आ रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ CO2 है और CO2 में क्या है? C14 है। ठीक है, ये सब क्या होंगे? रेडिएक्टिव। क्योंकि हमें पता है C14 इज रेडिएक्टिव। ठीक है, तो कोई एलिमेंट अगर रेडिएक्टिव है तो उसका जो कंपाउंड है वो भी एक्चुअली रेडिएक्टिव ही रहेगा। तो इसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वो देखते हैं। मे भी इनऑर्गेनिक कुछ पार्ट में पढ़ाऊँ, कुछ पार्ट दूसरे सर पढ़ाएं, तो डिपेंड करता है लेक्चर किसके लगते हैं किसके नहीं। दिस इज सेकंड स्लाइड। दिस इज फर्स्ट स्लाइड। हो गया सबका? तो नाउ रेडिएक्टिविटी जो है ये जैसे मैंने पहले ही बताया ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। तो रेडियोएक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जैसे हमारे पास रिएक्शन है A + B+C। ठीक है, ये हमारे पास है वो इस टाइप से डिसइंटीग्रेट हो रहा है। हम बोल सकते हैं अलग अलग कोई पार्टिकल दे रहा है। तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास
इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मान लो है एन नॉट, ठीक है। ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना, तो एन नॉट को इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं। और एट टाइम टी कुछ न्यूक्लियस हमारे पास कम हो गए, हम बोल सकते हैं कुछ एटम कम हो गए, तो हमारे पास बाद में न्यूक्लियस है एन, ठीक है। तो भी एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता था, याद है? वहां पर क्या होता था, माइनस डी ओवर डी टी इक्वल टू के इंटू ए था ना। तो वैसा ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि माइनस डी एन ओवर डी टी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ गया है, इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन। ओके, तो ये डी के रेट हो गया अपने पास, दिस इज डी के रेट, ठीक है। इसको हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी के रेट या एक्टिविटी भी बोल सकते हैं इसको, और एक्टिविटी, डी के रेट और एक्टिविटी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डी के रेट और एक्टिविटी माइनस डी एन ओवर डी टी, एंड ये किसके इक्वल आ गया, लैम्बडा एन। तो यहाँ पर क्या होता था, के इंटू ए होता था, याद है? डी ए ओवर माइनस डी ओवर डी टी क्या होता था, के इंटू ए ना। ये क्या था, रेट कांस्टेंट था, ए कॉन्सेंट्रेशन था। तो रेट कांस्टेंट की जगह भी हमने लैम्बडा ले लिया है, रेट कांस्टेंट की जगह क्या ले लिया, लैम्बडा, और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियस ले लिया। ओके, तो दिस लैम्बडा इज डी के कांस्टेंट। लैम्बडा जो है ये क्या है, डी के कांस्टेंट। याद है जो अपने पास रेट कांस्टेंट होता था किस पे डिपेंड करता था, रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता था ना। बट डी के कांस्टेंट किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर, ठीक है। डी के कांस्टेंट है लैम्बडा, जो कि टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डिफरेंस आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स वाले पार्ट और अभी वाले पार्ट। केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट कांस्टेंट होता था वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, लेकिन डी के कांस्टेंट इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर रेडिएक्टिव रिएक्शन का लैम्बडा जो है फिक्स है, चाहे कोई भी टेम्परेचर ले लो। ये हमने वैसे भी तुम्हें स्टार्टिंग में पॉइंट बता दिया कि एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा रेडिएक्टिव, है ना। इसके अलावा एन जो है ये तो ऑब्वियसली हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियस, है ना। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक है। तो टाइम टी पर हमारे पास कितने न्यूक्लियस बचे, वो एक तरह से हो गया एन हो गया, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो हो गया एन। ऑब्वियसली आगे तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स जैसा ही है, देखो ये फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? सो माइनस डी एन ओवर डी टी को हम एक्टिविटी भी बोलते हैं ना। तो फिर से एक बार बता दीजिए, एक्टिविटी जो है, ठीक है, मतलब ए, ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डीके। डी के रेट लिखा ही था, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक्टिविटी इज ए विच इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इसके अलावा स्पेसिफिक एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो पर ग्राम या पर यूनिट मास होगी, ठीक है। तो इट इज एक्टिविटी ऑफ यूनिट मास ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ यूनिट मास या फिर 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। कर दिया ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। नहीं किया रे, कहाँ किया है? तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा? एक्टिविटी ऑफ यूनिट मास या फिर 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट या जो भी सैंपल हमें दिया है वो, ठीक है। तो 1 ग्राम सैंपल या 1 ग्राम एलिमेंट का जो एक्टिविटी है उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। तो अब देखो एक्टिविटी क्या हो गया? एक्टिविटी डी के रेट ही था ना, मतलब ए जो कि किसके इक्वल था? लैम्बडा इंटू एन के इक्वल था ना। सो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्बडा एन आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्टिविटी? यूनिट ऑफ एक्टिविटी हमारे पास है क्यूरी, ठीक है। क्यूरी को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यूरी या मिली क्यूरी, ठीक है, माइक्रो क्यूरी, वो सब आ सकते हैं, ठीक है। क्यूरी, मिली क्यूरी, मिली क्यूरी को ऑब्वियसली हम एमसी लिख सकते हैं, देन माइक्रो क्यूरी वगैरह भी आ सकता है। इसके अलावा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड को हम आरडी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यस राइट, ठीक है। इसके अलावा रदरफोर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आरडी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी, सी मतलब क्यूरी ना, ठीक है। मिली क्यूरी एम सी, ओके। नाउ रदरफोर्ड, इसके अलावा एक यूनिट होता है बैक्यूरेल, ठीक है। बैक्यूरेल जिसको हम बीक्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। बैक्यूरेल हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बीक्यू से, ओके। सो ये जो बैक्यूरेल या बीक्यू है यही एसआई यूनिट है, ओके। बैक्यूरेल या बीक्यू जो है ये एसआई यूनिट है। यस, ये क्यूरी जो है नोबेल प्राइज मिला था ना, वही वाला क्यूरी है।
एन जो है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है, एन तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। स्पेसिफिक एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी पर यूनिट मास, तो एक्टिविटी आएगी उसको मास से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास स्पेसिफिक एक्टिविटी आएगी। रदरफोर्ड के ब्रैकेट में आरडी लिखा है ना, रदरफोर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म से क्या लिख सकते हैं, आरडी। ऐसा यूनिट जो है वो है बेक्यूरल, बीक्यू। यूनिट्स का रिलेशन अभी बताते हैं, पहले लिखो। ओके तन्वी। तन्वी दिस इज फर्स्ट पेज। देखो यूनिट का जो रिलेशन है वो बता देते क्या है। तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस। डीपीएस मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो 1 क्यूरी इज दिस मच, ऑब्वियसली मिली क्यूरी वगैरह को कन्वर्ट कर सकते हो आप में। अच्छा, 1 बीक्यू इज 1 डीपीएस। ओके, सो बीक्यू और डीपीएस एक तरह से देखा जाए सेम है। इसके अलावा 1 रदरफोर्ड जो है इट इज 10⁻6 डीपीएस। ओके, तो ये आपस में क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। नाउ तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालने किसी भी पॉइंट पर, तो क्या कितने आएंगे। जैसे हमने बताया नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इफ W इज वेट ऑफ सब्सटेंस एंड M जो है उसका मोलार मास है, तो हमारे पास कैपिटल N क्या आ जाएगा। तो देखो W डिवाइड बाय कैपिटल N ये हो गया अपने पास नंबर ऑफ मोल्स, एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय N ने कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए ना। ओके, नंबर ऑफ एटम्स आ गए तो ऑब्वियसली वही नंबर ऑफ न्यूक्लियस इक्वल आ जाएगा, है ना। सो कैपिटल N जो है वो क्या होता है किसी भी पॉइंट पर, वेट डिवाइड बाय मोलार मास इनटू एनर्जी। ओके।
एन ऑब्वियसली पहले जो हमने लिखा था वही है। एन, वो एन क्या था? एन हमने क्या लिया अभी तक? क्या था एन? एन इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टाइम टी ना, तो वही है अभी भी। ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हैं? वेट डिवाइड बाय मोलार मास इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ गया। यस तन्वी। लिख लिया सबने? हो गया सबका ना? नाउ अब हम देखो इंटीग्रेट करते हो इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास था माइनस डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू था लैम्बडा है। नाउ माइनस डी एन डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी टी। तो टाइम 0 से t तक करेंगे, ऑब्वियसली लैम्बडा यहाँ पर क्या है? लैम्बडा जो है वो तो कांस्टेंट है। तो 0 से t टाइम, और यहाँ पर n नॉट से n हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया ये? माइनस एल एन ऑफ n बाय n नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा t, या फिर माइनस को हम ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको माइनस राइट हैंड साइड ही रख लो। तो यहाँ से एल एन ऑफ, यहाँ से n बाय n नॉट क्या आ गया? n बाय n नॉट आ गया e रेज टू पावर माइनस लैम्बडा t। तो n की वैल्यू क्या आ गई? n इज n नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस लैम्बडा t। ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर हमें निकालना है एट एनी पॉइंट, ये क्या होगा? ये हो जाएगा। ओके, बाकी जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के टाइम भी करते थे, यहाँ पर भी चीज कर सकते हैं कि एल एन ऑफ एन नॉट बाई एन क्या हो गया? लैम्बडा टी हो गया ना। तो यहाँ से टी क्या आएगा? टी जो है वो आ गया 1/λ एल एन ऑफ एन नॉट बाई एन। या फिर अगर तुम्हें 2.303 लगाना है तो भी लगा सकते हो। ठीक है, सो टी क्या आ गया? 2.303 अपॉन लैम्बडा लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन। ओके, सो ये अपने पास जैसे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में रिलेशन आया था, यहाँ पर भी। ओके, वहां पर क्या था? वहां पर लैम्बडा नहीं था, वहां पर के था, यहाँ पर लैम्बडा आ गया। वहां पर इधर क्या होता था? ए नॉट बाई ए होता था ना, यहाँ पर एन नॉट बाई एन आ गया। नो, डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट।
हो गया सबका? तो एन नॉट मतलब कैपिटल एन नॉट अपॉन एन कितना आ जाएगा देखो। तो कैपिटल एन नॉट अपॉन एन को हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखो कैपिटल एन नॉट अपॉन एन जो है ए नॉट बाई ए भी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ए क्या था, लैम्बडा एन था ना, तो लैम्बडा से तो लैम्बडा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा कैपिटल एन नॉट अपॉन, याद रखना दिस इज एन, कैपिटल एन नॉट अपॉन एन जो है उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में हम लिख सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स ही आ जाएगा। ठीक है, सो ये एक्टिविटी है, ये मोल्स है। इन टर्म्स ऑफ वेट भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेट डिवाइड बाय टी टाइम पर वेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है ना, तो यहाँ पर जब हम एन नॉट और एन का रेशियो लेंगे तो मोलार मास भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एवोगाड्रो नंबर भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसको वेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एन नॉट बाई एन ये अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली लैम्बडा भी इन्हीं के फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम एक कोई भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं, तो लैम्बडा जो है वो क्या है, इट इज 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन। ठीक है, तो इसको अगर हम वेट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या है, 2.303 बाई टी log ऑफ डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू। या फिर डब्ल्यू को और क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू को इनिशियल वेट के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? डब्ल्यू जो है ये टी टाइम पर वेट है ना, तो इसको अगर इनिशियल वेट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2.303 बाई टी लॉग ऑफ डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई डब्ल्यू नॉट माइनस एक्स। एक्स वेट मान लो कम हो गया। ओके, सो डब्ल्यू नॉट इनिशियल वेट था, उसमें से एक्स जब रिएक्ट कर गया तो वो था, तो हो गया डब्ल्यू है ना, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो है, सॉरी ये वाला जो है ये हो गया इनिशियल वेट के टर्म्स में, और ये हमने एन नॉट बाई एन जो है उसको अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सो एन नॉट बाई एन की जगह ये सब भी आ सकता है। ठीक है, सो तुम्हें जरूरी नहीं कि एन नॉट और एन की वैल्यू दी हो सकता है तुम्हें ए नॉट और ए की वैल्यू दे दियो और तुम्हें लैम्बडा पूछ ले, या हो सकता है तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल और टी टाइम पर नंबर ऑफ मोल्स पता है और लैम्बडा की वैल्यू पूछ ले, या फिर वेट पता है इनिशियल और टी टाइम वाला। ठीक है, तो कुछ भी अगर हमें दिया तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्बडा निकाल सकते हैं, मतलब डी के कांस्टेंट।
हो गया सभी का? नाउ तो देखो, हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के टाइम निकाला था। तो हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे? जैसे क्या करेंगे, बोले हमें पता है कि टी इक्वल टू टी ऑफ, जो एन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ये हो जाएगी एन नॉट बाय, है ना। तो लैम्बडा इज इक्वल टू, अपने पास है 2.303, डिवाइड बाय टी की जगह हम लिख देंगे टी हाफ लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन, एन की जगह क्या लिख देंगे एन नॉट बाई टू, तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट, है ना। तो यहाँ से टी हाफ जो है क्या आ गया, इट इज 2.303 अपॉन लैम्बडा लॉग ऑफ 2, जो कि क्या हो जाता है, याद है क्या आता था, ये आता था 0.693 अपॉन, क्या आता था वहां पर, यहाँ पर क्या आ गया लैम्बडा, ठीक है। तो पूरा फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स वाला ही है ना। इसके अलावा हमने वहां पर ये एक चीज और तुम्हें बताई थी कि फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ, या ओके, तो यहाँ पर भी एक चीज आ सकती है। तो फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ क्या होगा, फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ क्या होता था, इट वाज 1/2 n, याद आया। फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ क्या होता था, 1/2 n। इसके अलावा n की वैल्यू क्या होती थी यहाँ पर, हियर n इज इक्वल टू, n क्या था, टोटल टाइम कितना लगा डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड, है ना। तो टोटल टाइम डिवाइड बाय टी हाफ, ठीक है, टोटल टाइम को टी हाफ से डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिलता था।
हो गया सबका? तो इसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म आती है रेड एक्टिविटी में, वो है एवरेज लाइफ। जिसको हम लिख सकते हैं टी एवरेज। तो एवरेज लाइफ जो है ये क्या होती है, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एन टी, लिमिट 0 से इंफिनिटी, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर नीचे डायरेक्ट डिवाइड बाय एन नॉट कर सकते हो। तो ये होता है टी एवरेज। तो एक्चुअली डेरिवेशन तुम्हें याद रखनी नहीं है। तो टी एवरेज जो है ये आता है यहाँ पर 1/λ। ओके, टी एवरेज जो है ये क्या होता है, 1/λ होता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें ऑब्वियसली किससे, हाफ लाइफ पीरियड से, तो क्या आएगा, सो टी एवरेज इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.693 इंटू 1/λ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज नथिंग बट टी हाफ। तो ये हमारे पास आ जाता है टी हाफ डिवाइड बाय 0.693। ये हम बोल सकते हैं इट इज 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, सो एवरेज लाइफ जो है रेड एक्टिव रिएक्शन का या फिर रेड एक्टिविटी का, वो क्या होता है, टी हाफ का 1.44 टाइम्स। क्लियर है सभी को? या फर्स्ट लाइन में dn इंटू टी है, वो dn इंटू टी या टी डी एन लिख दो, तो उसका इंटीग्रेशन 0 से टी टाइम तक डिवाइड बाय नॉट। ऑब्वियसली वो डेरिवेशन करना नहीं है आगे, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो टी एवरेज का फॉर्मूला याद रखो, बस क्या होता है, इट इज 1/λ। भी एक और लेक्चर लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा चैप्टर। साक्षी, ये टी एवरेज जो है वो ये होता है, ठीक है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इट इज 1/λ। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसको इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड कैसे कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 0.693 से। ठीक है, सो ये वाला पार्ट इज नथिंग बट टी हाफ। ओके, सो टी एवरेज क्या आ गया, टी हाफ अपॉन 0.693 या 1.44 इंटू टी हाफ। सरफेस केमिस्ट्री 2 या 3 लेक्चर का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री।
हो गया सबका? नाउ इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी में एक मेथड होता है अपने पास, कार्बन डेटिंग मेथड, याद है? ठीक है, जो कि जनरली वुडन ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए यूज किया जाता है, या एज वगैरह पता करने के लिए यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास देखो जल्दी। तो ना एप्लीकेशन ऑफ रेड एक्टिविटी में कार्बन डेटिंग मेथड। तो क्या होता है देखो हमारे पास तो देखो क्या होता है, हमारे पास लिविंग मैटर कोई भी है, उसमें कुछ कार्बन 14 होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कार्बन 14 जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वुडन ऑब्जेक्ट लकड़ी वगैरह के लिए जनरली यूज कर लेता है। तो इन लिविंग मैटर C14 एंड C12 का रेशियो जो है इट इज 1:12, 1:10:12। ठीक है, नाउ ये रेशियो जो है ये हमारे पास डिक्रीज होने लग जाता है कोई डेड एनिमल में या ट्री में। यार अभी तो दिखाया था प्रीवियस पेज, कितनी बार देखोगे भाई, जल्दी देखो।
तो सो टी 14 डिवाइड सिर्फ कार्बन 14 डिवाइड बाई कार्बन 12 का रेशियो अपने पास ये होता है लिविंग में, ठीक है। लेकिन इन डेड एनिमल या ट्रीज में दिस रेशियो decreases due to ठीक है, दिस रेशियो डिक्रीजेस ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सी C14, ठीक है। तो जब डेड एनिमल कोई है या ट्री है तो उसमें C14 डीके होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है कि हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हम मतलब हमारे पास अब देखो इनिशियली कितना एक्टिविटी वगैरह हो तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कोई जैसे मान लो हमें किसी लकड़ी के हमें कोई लकड़ी मिली है ना, तो हमें उसका एज पता करना है कितना एज होगा। तो अभी उसका एक्टिविटी चेक कर लें, ठीक है। सो ए इज एक्टिविटी ऑफ ओल्ड वुड पीस, ठीक है। इसके अलावा ए नोट जो है, अब ए नोट तो हम पता नहीं कर सकते, बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा ए नोट पता करने के लिए, है ना। वो जो लकड़ी मिली उसका इनिशियल एक्टिविटी क्या है उसे पता करने के लिए तो हमें बहुत लाइक बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे हम पता करें, तो हम क्या करें, एक नया लकड़ी काट दो, ठीक है, एक नया लकड़ी काट दो और उसका पता कर लो कि कितना एक्टिविटी सेम ही रहता है। तो एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड पीस, ठीक है। सो दोनों का एक्टिविटी अगर तुम्हें पता है देन ऑब्वियसली टी मिल जाएगा, ठीक है। टी क्या होगा, इट विल बी 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, याद है क्या होता था, लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन होता था ना, बट एन नॉट बाई एन को हम ए नॉट बाई ए भी कर सकते हैं ना, ठीक है। सो इस टाइप से हमें क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। और टी जो एक्चुअली क्या हो गया, एज ऑफ दैट वुडन सब्सटेंस या वुडन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एज एक्टिविटी रिया, ए क्या है, ए एक्टिविटी है ना, यहाँ पर लिखा था इधर भी देखो एक्टिविटी, ओके, एज एक्टिविटी, ठीक है। नाउ अच्छा, टी हाफ ऑफ एक्टिविटी ऑफ लिखा है एरिया, यार क्या कर रहे हो, साफ साफ लिखा है ना, एक्टिविटी ऑफ ओल्ड वुड पीस, ए नॉट इज एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड पीस, लिखा है ना। हमें किसी लकड़ी का कोई लकड़ी का टुकड़ा मिला रिया, जैसा मैंने बताया कि डेड एनिमल या ट्री में हमारे पास जो C14 है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब हर सब्सटेंस में कार्बन 14 होता है। हाँ तन्वी, ऑब्वियसली वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हर सब्सटेंस में कार्बन 14 होता है, लेकिन जब तक वो कोई चीज जिंदा रहती है, जैसे हमारे अंदर भी कार्बन 14 है, ओके, तो हमारे अंदर भी कार्बन 14 है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक कार्बन 14 डीके नहीं होता है, या कार्बन 14 जो है उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम मरना चालू कर मतलब मरना चालू के मर जाएंगे और हमारी बॉडी ऐसी पड़ी रहेगी, तो उससे फिर कार्बन 14 जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली हमारे अंदर क्या कार्बन है, दैट कार्बन हैज कार्बन 12 एंड कार्बन 14 बोथ, है ना, बट कार्बन 14 बहुत कम है ना। तो जैसा हमने बताया कि कोई सब्सटेंस में, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना कि कार्बन 14 अगर रेड एक्टिव है तो CO2 भी रेड एक्टिव होगा जिसमें कार्बन 14 है। तो हम अपनी बात करें तो हम भी क्या है, रेड एक्टिव एलिमेंट है एक तरह से, लेकिन रेड एक्टिव सब्सटेंस है, बट कब, कोई भी लिविंग बॉडी जो है रेड एक्टिव सब्सटेंस हो सकती है, बट वो मरने के बाद हो, क्योंकि मरने तक उससे डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है कार्बन 14, तो वो हमारे पास कांस्टेंट बना हुआ है। तो जैसे ही हम मर गए हमारे अंदर से C14 जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, ओके।
सो क्या कर सकते हैं कि हमें मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा मिला कोई है ना, हमने लाइक कहीं पे लकड़ी का टुकड़ा मिला और हमें उसकी एज पता करनी है, तो हम क्या करें उस टाइम पे उसकी एक्टिविटी चेक कर ले कितनी, ऑब्वियसली वो रेड एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी एक्टिविटी चेक की जा सकती है। एंड अब हमें लेकिन इनिशियल उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है वो तो पता कर नहीं सकते, क्या करें, एक नया लकड़ी का टुकड़ा कहीं से काट ले, ठीक है, अब काट लिया तो अब इसमें मर गया है ना, तो अब वो भी मतलब डी के होना स्टार्ट होगा, तो उसका इनिशियल हमें एक्टिविटी मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों का एक्टिविटी सेम है। ओके, यस बिल्कुल, ठीक है, इसको इसको यूज करके हम ऑब्वियसली वुडन ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। या याद है हमें कई बार जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वगैरह की हम तो बात करते हैं, तो वहां पर हमें अगर कोई कंकाल वगैरह मिला है ना, तो कंकाल कितने साल पुराना है वो पता किया जा सकता है ना, तो इन्हीं सब चीजों का कार्बन डेटिंग मेथड ही वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, कोई वो कंकाल मिला है उसका एक्टिविटी चेक करने, और एक बार क्या कर सकते हैं कोई नया नया कोई बंदा मरा है, और इसलिए लोग तो मरते ही रहते हैं, तो उसका एक्टिविटी चेक करते हैं। यस, एक्चुअली C12 और C14 के रेशियो से भी हमें एक्टिविटी मिल सकती है, क्योंकि C12 जो है वो ऑब्वियसली उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है ना, बट C14 का हो रहा है। ओके नाउ, अच्छा टी हाफ ऑफ C14 जो है, यस बिल्कुल, डेड बॉडीज जो है वो रेड एक्टिव होंगे, बिकॉज उनसे C14 जो है डिसइंटीग्रेट होगा। ओके, सो टी हाफ ऑफ C14 is 5770 years। ओके, सो टी हाफ से हमें ऑब्वियसली ये लैम्बडा कहां से मिलेगा, ये लैम्बडा टी हाफ से मिल जाएगा ना, सो लैम्बडा मिल गया, ए नॉट और ए पता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। क्लियर है, मतलब कितना पुराना कंकाल है या कितना पुराना हमारे पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसका हम एज पता कर सकते हैं। ओके, तो कार्बन डेटिंग मेथड जो है जनरली एज वगैरह पता करने के लिए यूज किया जाता है, कि कोई डेड बॉडी मतलब कोई कंकाल मिला कितने साल पुराना कंकाल है, या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा मिला है हमें कितने साल पुराना है, वो हम पता कर सकते हैं। यस, एक्चुअली पवित्र का फेवरेट सॉन्ग है वो, इसलिए वो पीछे बजा रहा है। C14 जो है डिसइंटीग्रेट होगा, तो डिसइंटीग्रेशन वगैरह हम बताएंगे। ठीक है, C14 जो है वो जब डीके करेगा तो कौन सा पार्टिकल देगा वो बाद में बताएंगे। एग्जाम में कैसे पूछेंगे, तो एग्जाम में वही मतलब अभी देख लो, थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चन ले लेंगे, वहां से आइडिया लग जाए, बाकी प्लेट में क्वेश्चन दिए ही। ऑब्वियसली तुम्हें ए नोट दिया जा सकता है, ए दिया जा सकता है, या फिर तुम्हें वेट, इनिशियल वेट और टी टाइम का वेट दिया जा सकता है ना, और एज पूछ सकते हैं, तो उस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हो।
यस, कार्बन डेटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। मतलब कैसे आएंगे, वही जैसे इनिशियल वेट दे दिया, टी टाइम पर वेट दे दिया, या इनिशियल मोल्स दे दिया, टी टाइम पर मोल्स दे दिया, या इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस दे दिया, टी टाइम पर न्यूक्लियस दे दिया, है ना, कुछ भी दिया जा सकता है और पूछ सकता है एज क्या है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। कविस नहीं है, पवित्र, PAVITH, पवित्र। चले आगे। नाउ ये एप्लीकेशन ऑफ रेड एक्टिविटी में फर्स्ट हो गया एक। नाउ इसके अलावा हमारे पास एज ऑफ रॉक वगैरह भी हम यहाँ पर एक मेथड है जिसके थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम यहाँ पर बोल रहे हैं एज ऑफ रॉक और मिनरल्स। एज ऑफ रॉक और मिनरल्स देखो कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो है रॉक के अंदर, मतलब रॉक के अंदर हमारे पास क्या है, यूरेनियम है हमेशा मानते हैं कि, और रॉक के अंदर क्या है, यूरेनियम। ठीक है, एंड दिस इज रेडियो एक्टिव। तो ये जो है एंड में जाता है हमारे पास लेड में। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट होके क्या बनाता है, लेड देता है 206 वाला, जो कि स्टेबल वाला है। तो हम क्या बोलते हैं कि जितने भी रॉक हैं, मिनरल्स हैं, उनमें इनिशियली क्या यूरेनियम रहा होगा। तो अब एक अजम्पशन हम यहाँ पर लेके चलेंगे। अजम्पशन हम ये लेंगे कि इनिशियली रॉक वगैरह में कोई लेड है। ठीक है, हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे। तो रॉक डिड नॉट कंटेन एनी लॉट, सॉरी, एनी लेड इनिशियली। ठीक है, सो जितना भी हमारे पास लेड बना है वो ऑब्वियसली यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन से बना है। ठीक है, तो अब देखो डिसइंटीग्रेट कैसे होता है यूरेनियम। तो 92U238 विल गिव 82Pb206। इसके अलावा हमारे पास अल्फा पार्टिकल आता है और बीटा पार्टिकल आता है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आता है। तो अच्छा, अल्फा और बीटा पार्टिकल की बात करेंगे तो अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियस है ना, सो 2 अल्फा 4, एंड बीटा पार्टिकल मतलब -1 E0 या -1 बीटा 0। तो मान लो हमारे पास अल्फा पार्टिकल आए M और बीटा पार्टिकल आए मान लो N। ओके, M अल्फा पार्टिकल आए और N बीटा पार्टिकल आए, तो कितने अल्फा और कितने बीटा वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास ये जो एटॉमिक नंबर का सम है ये सेम रहता है, एंड मास नंबर का सम जो है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उसमें एटॉमिक नंबर का सम एंड मास नंबर का सम क्या रहता है, सेम रहता है दोनों साइड। तो अगर हम यहाँ पर बोलेंगे तो 92 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 82 प्लस 2m। इसके अलावा ये क्या -1 E0 है, तो 2m माइनस n ये होना चाहिए। ओके, सो कितना आ गया ये हमारे पास हो गया 2m माइनस n इज इक्वल टू 10 हो गया। इसके अलावा ऊपर वाले में भी ऐसा ही होगा, तो 238 शुड बी इक्वल टू 206 प्लस 4m। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 4m कितना आया, 4m हो गया 32। m क्या आ गया, m आ गया अपने पास 8। अगर m की वैल्यू 8 आई तो n कितना हो जाएगा बताओ, n 6 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर m की वैल्यू 8 आएगी तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी ना। मतलब जब यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होगा तो 8 अल्फा पार्टिकल देगा और 6 बीटा पार्टिकल देगा। ओके,
और फिर से एक बार रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस करके। यस मिताली। सर आप सिर्फ एक बार फिर से बता सकते हो कि वो अल्फा और बीटा क्या है, सिर्फ लास्ट टाइम। अल्फा पार्टिकल जो है मिताली, ये है हीलियम न्यूक्लियस। ओके, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है। और बीटा पार्टिकल जो है ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन ही होता है, बट हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। ओके, सो हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2He4 या 2α4, एंड बीटा पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है तो -1E0 बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ओके सर। हो गया सबका? फेस देख के क्या करोगे? मैं नहाया नहीं हूँ यार। लेक्चर के बाद नहाऊंगा। लिख लिया सबने? फेस देखना है तो मेरा इंस्टा पेज चले जाना, इंस्टा पेज पे आएगा। इंस्टा पेज है, वहां पे मिल जाएगा। रोहन पूछ रहा है व्हाट सर, लेक्चर नहीं है इंस्टा पेज पे। लेक्चर थोड़ी होंगे इंस्टा पेज पे, फोटो मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे। लिख लिया सबने? रोहन शायद इंस्टा पेज पे लेक्चर ढूंढ रहा होगा मेरा। तो लिख लिया सबने ना? नाउ अब देखो, बैलेंस करके अगर हम रिएक्शन को लिखते हैं तो 92U238 विल गिव 82Pb206, है ना? प्लस कितने अल्फा पार्टिकल है हमारे पास? अल्फा पार्टिकल आए हैं 1 और बीटा पार्टिकल आए हैं 6, है ना? तो +2 अल्फा एंड 6 बीटा, ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। तो मान लो एट टी टाइम हमारे पास ये W ग्राम है और ये
वाई ग्राम है, ठीक है। ऑब्वियसली टी टाइम पर तो हम निकाल सकते हैं हमारे पास कितना लेड है और कितना यूरेनियम है, टी टाइम पर तो हम निकाल सकते हैं ना। तो व्हाट इज टी, मतलब करेंटली हमें कोई रॉक या मिनरल मिला है और उसका हमें एज पता करना है कितना पुराना है, तो हम उस पॉइंट पर क्या करें, यूरेनियम का वेट निकाल लें, कितना इसमें यूरेनियम उस सब्सटेंस में या उस रॉक में, और कितना लेड है, दोनों निकाल लें। व्हाट इज टी, टी इज 2.303 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा ऑब्वियसली हाफ लाइफ पीरियड से आ जाएगा, लॉग ऑफ डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू। अब देखो ये डब्ल्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता, क्या हम डब्ल्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हमें टी टाइम पर कितना वेट है यूरेनियम का वो तो पता है, लेकिन इनिशियली इसका जो वेट है वो कितना रहा होगा वो नहीं पता, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पर ये डब्ल्यू नॉट रहा होगा, बट वो हमें नहीं पता, ठीक है। उसकी वैल्यू कैसे आएगी? तो मैं क्या बोलता हूँ कि दिस डब्ल्यू इज नथिंग बट डब्ल्यू नॉट माइनस एक्स ना, ओके। ये डब्ल्यू जो है क्या डब्ल्यू नॉट माइनस एक्स है या नहीं है? ओके, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ से डब्ल्यू नॉट क्या आ गया, इट इज डब्ल्यू प्लस एक्स, एंड व्हाट इज एक्स? हमें देखो हमें डब्ल्यू, हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है बताओ? हमें ये पता है, डब्ल्यू पता है, दिस इज नॉन, एंड वाई पता है, दिस इज नॉन, ठीक है। इन दोनों को यूज करके हमें टी निकालना है, तो टी वाले एक्सप्रेशन में डब्ल्यू नॉट भी आ रहा है, वो तो हमें पता नहीं। क्या हम डब्ल्यू नॉट पता कर सकते हैं? तो हम देखते हैं यार डब्ल्यू नॉट जो है वो क्या हो गया, डब्ल्यू प्लस एक्स हो गया ना, एंड व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स? एक्स जो है रिएक्टेड वाला पार्ट है ना, यूरेनियम कितना रिएक्ट किया, दैट इज एक्स। अब बताओ यूरेनियम कितना रिएक्ट करेगा? तो देखो यार 238 ग्राम से बनता है 206, ये हम बोल सकते हैं कि लेड जो है 206 ग्राम जब बना, 206 ग्राम लेड जब बना तो कितने से बना, 238 ग्राम से बना कि नहीं बना? ओके, 206 ग्राम लेड जो है 238 से बना, तो वाई ग्राम लेड कितने से बनेगा बताओ? वाई ग्राम लेड कितने से बनेगा, 238 डिवाइड बाई 206 इंटू वाई, ओके। वाई ग्राम लेड जो है इतने से बनेगा, दिस इज यूनिटरी मेथड, ओके। इसका 238 है, इसका 206 है, तो जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 238 ग्राम रिएक्ट करेगा, और इसका 1 मोल बनेगा मतलब 206 ग्राम बनेगा। तो इसका 206 ग्राम जो है इसके 238 ग्राम से बन रहा है, तो इसका वाई ग्राम कितने से बनेगा निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली वो एक्स ग्राम से बनेगा, बट वो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 206 ग्राम बना 238 से, तो वाई ग्राम बनेगा 238 बाई 206 इंटू वाई से, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट एक्स, ओके। ये जो वैल्यू है यही क्या है, एक्स है, ओके। तो हमें एक तरह से एक्स की वैल्यू मिल गई ना, ओके। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स, एंड एक्स इज नथिंग बट 238 इंटू वाई डिवाइड बाई 206, ओके। सो दिस इज डब्ल्यू नॉट, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? यार विशाखा देखो, हमारे पास, मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो है वाई ग्राम क्या है, वाई ग्राम है इस रिएक्शन से कितना लेड हमें मिला है, मतलब टी टाइम पर कितना लेड हमारे पास है वो, ठीक है। जैसे हमने पहले ही बताया कि इनिशियली हमारे पास रॉक में कोई लेड नहीं, दैट्स व्हाई इनिशियल वेट वाज 0। एंड इनिशियली जब रॉक डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ होगा, या रॉक जब बना होगा, तो उसमें लेड रहा होगा W नॉट का, ठीक है, जो कि हमें नहीं पता यार इनिशियली रॉक में कितना वेट है, हमें थोड़ी पता है, ठीक है। बट हाँ, करेंटली अगर हम पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम करेंटली अगर हम देखते हैं, तो मान लो हमारे पास W ग्राम उसमें यूरेनियम है, ठीक है, और लेड में वाई ग्राम, सॉरी रॉक में वाई ग्राम लेड है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू बेसिकली हमें पता है, ये दोनों तो निकाल सकते हैं कितना हमारे पास रॉक में लेड है और कितना यूरेनियम है ना। लेकिन ये वाई ग्राम यूरेनियम जो है ये कितने लेड से मिला होगा, सॉरी वाई ग्राम लेड जो है ये कितने यूरेनियम से मिला होगा, हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। हमें पता है कि यार जब यहाँ पर 1 मोल है ना, तो अगर इसका 1 मोल यूरेनियम का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यूरेनियम का अगर 238 ग्राम रिएक्ट करता है तो लेड का 206 ग्राम बनता है कि नहीं? क्लियर है? यस तन्वी, यहाँ पर मतलब यूरेनियम जो है वो लेड दे रहा है, तो यही यूरेनियम रॉक वगैरह में यही चीज आएगी। तो 206 ग्राम जो है लेड बनता है 238 ग्राम यूरेनियम से। तो ये जो वाई ग्राम लेड बना है ये कितने से बना होगा? तो वाई ग्राम लेड जो है ये इतने से बन गया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज नथिंग बट एक्स। क्यों? क्योंकि यूरेनियम कितना रिएक्ट हुआ है, एक्स रिएक्ट हुआ है, ठीक है। तो हमने क्यों किया? क्योंकि हमें इनिशियल वेट निकालना था। और इनिशियल वेट कैसे निकाल सकते थे? मान लो इनिशियल वेट हमारे पास W नॉट है, रिएक्ट कर गया एक्स, तो ये जो W है एक्चुअली क्या आ गया, W नॉट माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो हमें W पता है, तो यहाँ से हमें W नॉट निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा, W प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो W नॉट हमारे पास ये आ गया, ओके। ओके, तो W नॉट ये आ गया। नाउ आगे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा ऑब्वियसली हाफ लाइफ पीरियड क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ W नॉट। तो W नॉट की वैल्यू क्या आई है भाई? W नॉट की वैल्यू आ गई W प्लस 238 y डिवाइड बाई 206 एंड डिवाइड बाय W, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया T मीन एज ऑफ रॉक या एज ऑफ मिल्टन। क्लियर है? ओके, तो ये रॉक या मिनरल वगैरह के लिए होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर यूज कर लो या फॉर्मूला यूज कर लो, ये हमने क्या प्रोसीजर यूज किया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमें, अब देखो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, इट इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम मतलब गैस, है ना। वाई कैसे मिला यार? वाई तो लेड है ना। किसी भी सब्सटेंस में हमारे पास रॉक जो है, उस रॉक में कितना लेड है वो निकाल सकते हैं ना यार, कितना यूरेनियम वो भी निकाल सकते हैं, है ना। एट टी टाइम, मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पर तो इनिशियली लेड नहीं है, लेकिन करंटली तो जब रॉक डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली क्या है, लेड आएगा ना, तो करंटली उसमें लेड कितना हो तो निकाला जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास हाँ, तो देख लो, चाहे फॉर्मूला याद रख लो या प्रोसीजर, कोई भी एक काम कर सकते हो। हाँ, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक और है कि हम
ना अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम का कितना वॉल्यूम आ रहा है एनटीपी पर वो पता कर ले, ठीक है। तो 92U238 प्लस, सॉरी इट गिव्स 82Pb206 प्लस 8 अल्फा मतलब हीलियम है ना, प्लस 6 बीटा। अब देखो मान लो हमें इसके टी टाइम मतलब टाइम टी पर इसका मान लो वी वॉल्यूम मिला एट एनटीपी, ठीक है, वी लीटर मिला एट एनटीपी, तो हमें यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे ना यार। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या आ जाएगा यहाँ से, V डिवाइड बाई 22.4 आ जाएगा, ठीक है। कितने मोल्स आ जाएंगे इसके, V डिवाइड बाई 22.4। नाउ टाइम t इक्वल टू 0 पर इसके कुछ मोल्स होंगे मान लो, ठीक है, और टाइम t इक्वल टू 0 पर तो इसके मोल्स कितने होंगे, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसके मोल्स n नॉट है वो हमें नहीं पता, और इसके मोल्स 0 है वहां पर वो भी नहीं पता, ठीक है, मतलब वो तो 0 ही है हीलियम के। हाँ, नाउ दिस n कैन बी रिटर्न एज, मैं बोलता इसके मान लो मोल्स रिएक्ट किया तो कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे बताओ। देखो 1:8 का रेशियो है कि नहीं, 1:8 का रेशियो है, तो इसका 8 मोल इसके 1 मोल से बनता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम हमारे पास आ गए, तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे पता चल जाएगा ना, ठीक है। तो एन नॉट इनिशियल मोल्स थे, और रिएक्ट कितने करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय 8, कितने मोल्स ऑब्वियसली रिएक्ट कर गए होंगे, है ना, है कि नहीं। इनिशियल मोल्स एन नॉट थे, उनमें से कुछ मोल्स रिएक्ट किए, तो वो जो मोल्स रिएक्ट किए वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम जो फॉर्म हुए उसका 1/8 टाइम हो गए, क्यों, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या 1:8। ओके, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में हम ले लें, तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्बडा लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन, ठीक है, बट एन नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें क्या पता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है। तो यहाँ से देखो एन नॉट क्या आ जाएगा, इधर से एन नॉट क्या आया, इधर से एन नॉट आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम जो हमें टी टाइम पर मिल रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय 8। ओके, तो क्या आ गया ये, दिस इज 2.303 अपॉन लैम्बडा लॉग ऑफ एन नॉट की जगह क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स यूरेनियम के हैं, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय 8 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम के फॉर्म में आया, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला जो था वो वेट के टर्म्स में था, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। Yeah, obviously alpha जो alpha particle it is helium nucleus means helium 2 positive. Okay, it is helium 2 positive. अगर तुम्हें like proper लिखना है you can write it as helium 2 positive. ठीक है, बट उस हीलियम हो या हीलियम 2 पॉजिटिव हो, एटॉमिक मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, अभी भी वो गैस ही रहेगा ना, तो इट इज हीलियम न्यूक्लियस। Okay, so this is not helium, this is actually helium 2 positive, अल्फा पार्टिकल ही है वो। ओके, अल्फा पार्टिकल तो क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। यस, हमने जो ग्रीन और ब्लैक में जो लिखा है वो फॉर्मूले याद रख सकते हो, या फिर तुम पूरा प्रोसीजर, कोई लेंदी वैसा कुछ प्रोसीजर है नहीं, जस्ट मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, स्टोइचियोमेट्री वाला पार्ट यूज किया हमने।
हो गया सभी का? ओके, हो गया ना सबका? नाउ अभी आगे तो इतना टाइम बचा नहीं कि और नेक्स्ट कुछ कर पाए, तो आज इतना ही। होमवर्क नोट कर लो। ओके, सो होमवर्क नोट करो।
ओके, सो दैट्स इट, ये आज का होमवर्क है, सॉल्व करो, सॉल्व करके आओ। डाउट लेक्चर आई थिंक इस वीक नहीं है, नेक्स्ट वीक लेंगे।